नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल यूनिक सरल गणित पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आ जाइए, आज हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही एक चैप्टर होता है लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्तक, LCM एंड HCF बोलते हैं इसको। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहीं लिखा हुआ पा सकते हैं, पर अर्थ अभी इसका मैं समझाऊंगा बिल्कुल आपको। ये LCM और HCF दोस्तों ऐसा चैप्टर है कि इसकी गणित की बेसिक माना जा सकता है, क्योंकि एक से अधिक चैप्टर जो हैं गणित के, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें सभी में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बेसिक के रूप में इसकी कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है LCM और HCF की। तो आज हम बिल्कुल जानेंगे कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है। ये बिल्कुल जो अर्थ लिखे हुए हैं समापवर्त्य, समापवर्तक, इनको भी मैं याद करना सिखाऊंगा। कई बार तो पता नहीं चलता कि महत्तम के साथ समापवर्त्य लगा जाता है, कहीं लघुत्तम के साथ कहीं समापवर्तक लिख दिया जाता है। नहीं, आज से आपका ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा और LCM और HCF को बिल्कुल आप डिफरेंट तरीके से समझेंगे कि क्या होता है LCM और कैसे निकाला जाता है। इसके नाम में छिपा हुआ है इसका अर्थ और इसके नाम में छिपा हुआ है इसका अर्थ। तो LCM और HCF को हम बारीकी से पढ़ेंगे दोस्तों। तो आ जाइए, बिना किसी समय का विलंब करते हुए हम पढ़ते हैं सबसे पहले LCM। इसमें दोस्तों जो LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती। अब देखिए दोस्तों, लघुत्तम के साथ आता है समापवर्ती और यहीं में दूसरा नाम बता देता हूं, महत्तम समापवर्तक। अब देखिए दोस्तों, ये याद रखने के लिए भी मैं बता रहा हूँ, केवल याद रखने वाली ट्रिक। कैसे याद रख सकते हैं कि समापवर्तक महत्तम के साथ लिखा जाता है कि लघुत्तम के साथ लिखा जाता है। तो महत्तम का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, महत्तम का मतलब महान, बड़ा। तो बड़े जो ज्यादा अक्षर, बड़ा मतलब ज्यादा, जो ज्यादा अक्षर है इसमें 1 2 3 4 5 6 अक्षर है इसमें। तो महत्तम के साथ आता है 6 अक्षर वाला मतलब समापवर्तक, और लघुत्तम मतलब होता है छोटा। तो छोटे अक्षर मतलब कम अक्षर, 1 2 3 4 और 5। तो 5 अक्षर वाले जो समापवर्त्य वो लघुत्तम, लघुत्तम मतलब छोटा, छोटे के साथ आता है ये समापवर्त्य। और महत्तम मतलब महत्तम माने बड़ा होता है। तो बड़े अक्षर, ज्यादा अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा अक्षर वाला किसके साथ आता है? महत्तम के साथ। तो इससे तो आप दोस्तों याद रख सकते हैं कि महत्तम किसके साथ, लघुत्तम, वो समापवर्त्य किसके साथ जुड़ता है? लघुत्तम मतलब कम अक्षर वाला, लघुत्तम मतलब छोटे वाले के साथ, और ज्यादा अक्षर वाला ये 1 2 3 4 5 6, ये ज्यादा अक्षर हैं, ये 5 हैं तो ये 6 अक्षर हैं, तो ये ज्यादा वाला महान महत्तम के साथ जोड़ा जाता है। इससे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब इसका महत्तम और लघुत्तम का ये समापवर्त्य और समापवर्तक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समापवर्त्य का मतलब होता है गुणज या मल्टीपल, गुणज या मल्टीपल। समापवर्त्य का मतलब होता है गुणज या फिर मल्टीपल। इसको हटा देता हूं। जो समापवर्त्य जो है ना, समापवर्त्य ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अपवर्त्य, अपवर्त्य। अब अपवर्त्य का मतलब होता है दोस्तों गुणज या फिर इसी को मल्टीपल बोलते हैं, गुणज या मल्टीपल। गुणज क्या होता है? जैसे 2 है, 2 का गुणज मतलब 2 का पहाड़ा आगे बढ़ाते जाए, वो उसका गुणज होता है। 2 का 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10 2 छक्के 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18, ऐसे आगे तक कहीं तक भी बढ़ाते हैं, ये गुणज होते हैं। इसी को मल्टीपल भी बोलते हैं। 2 के गुणज या 2 के मल्टीपल क्या होते हैं? 2 2 2 जो आगे पहाड़े में बढ़ता चला जाए, 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8। ऐसे 4 का मान लीजिए, कहीं 4 का है तो 4 के गुणज क्या होंगे या मल्टीपल का, या गुणज का, या अपवर्त्य का, एक ही बात है। अपवर्त्य कहा जाए या गुणज कहा जाए या मल्टीपल कहा जाए। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छंगे 24, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। ये तो हो गया दोस्तों अपवर्त्य, आपने समझ लिया। अब सम प्लस अपवर्त्य, समापवर्त्य कैसे बना? समापवर्त्य मतलब ऐसी संख्या जो
उसके गुणज या मल्टीपलों में समान मिल रही हो। 2 के गुणज कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब एक संख्या और लिख लीजिए, 6 के मल्टीपल और लिख लीजिए, 6 करिए, ये हो गए 2 के, ये 4 के और 6 के लिख लीजिए। 6 का एक तो 6 ही होगा पहला, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छक 36, ऐसे आगे अनंत तक बढ़ते चले जाएंगे। ये तो होता है दोस्तों इसका मल्टीपल या अपवर्त या फिर कहें गुणज। अब बात आती है किसकी? समअपवर्त, अब अपवर्तक की। अपवर्तक, जो समापवर्तक था ना, समापवर्तक में जो अपवर्तक शब्द है ना, सम प्लस अपवर्तक, तो ये अपवर्तक। अभी यहाँ समापवर्त में मैंने सम अभी छोड़ दिया, अभी सम को नहीं बताया, केवल अपवर्त्य को बताया है। अपवर्त मतलब गुणज या मल्टीपल होता है। ऐसे अपवर्तक क्या होता है? इसको बोलते हैं फैक्टर, फैक्टर या फिर कहें भाजक, इसी को नाम भाजक दिया जाता है, इसी का नाम गुणक दिया जाता है। या दोस्तों गुणज और गुणक में कंफ्यूजन मत हो जाना, गुणज मतलब ये मल्टीपल होता है और गुणक भाजक होता है, इसी को फैक्टर बोलते हैं, इसी को अपवर्तक बोलते हैं। यह क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है, 8 लिखी हुई है, 8 के फैक्टर कहें या गुणक कहें या ये भाजक कहें या फिर इसी को गुणनखंड कहें, गुणनखंड भी बोल सकते हैं, ये यहाँ गुणनखंड भी बोल सकते हैं। तो गुणनखंड क्या संख्याएं होती हैं? गुणज या अपवर्त्य या मल्टीपल तो मैंने बताया था कि उसको पहाड़े को आगे बढ़ाया जाए। जैसे 2 है, 2 के गुणज क्या होंगे? 2 का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, कितना भी गुना, तो वो होता है उसका गुणज। और गुणनखंड क्या होता है दोस्तों? गुणनखंड वो होता है कि वो संख्या में कौन सी संख्या भाग जा सकता है, कौन सी संख्याओं का इसमें भाग जा सकता है। तो एक का भाग जाता है 8 में, हाँ जाता है। एक का सभी में जाता है। 2 का जाता है भाग 8 में, हाँ जाता है, तो 2 भी इसका गुणनखंड हो गया। 3 का जाता है क्या 8 में? नहीं जाता, भाग पूरा जाएगा तो ही मानेंगे दोस्तों। 4 का जाता है, हाँ जाता है। 8 का, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, अब किसका जाएगा? 8 का। तो देखिए दोस्तों 8 के गुणनखंड क्या हो गए? 1, 2, 4 और स्वयं 8। 1, 2, 4 स्वयं 8। तो गुणज तो क्या होता है? अनंत तक कितनी भी संख्या आगे बढ़ाती जाए उसका पहाड़ा पढ़ता जाए, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 11, 12 गुना, कितना भी गुना, वो होते हैं उसके गुणज। तो गुणज से सीधा स्पष्ट समझ में आ रहा है, गुणज से। और एक संख्या यहाँ और ले लीजिए, कोई ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 12 ले लिया। 12 के गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों? 12 के गुणनखंड या फैक्टर क्या होंगे? 1 का भाग जाता है 12 में, हाँ जाता है। 2 का जाता है, हाँ जाता है, 2 छक्के 12। 3 का जाता है, हाँ जाता है, 3 चौके 12। भाग दोस्तों पूरा दे के देखेंगे। 4 का जाता है, हाँ जाता है, 4 का भाग पूरा जाता है, 7 तिया 12। 5 का जाता है क्या? नहीं जाता, तो 5 नहीं होगा इसको। 6 का जाता है, हाँ जाता है, 2 बार में 6 दूनी 12, तो 6 होगा। 7 का जाता है क्या? नहीं जाता, तो 7 नहीं होगा। 8 का नहीं जाता, नहीं होगा। 9 का नहीं होगा, 10 का नहीं, 11 का नहीं, 12 का हाँ जाता है। तो ये हो गया दोस्तों 12 के गुणनखंड या 12 के फैक्टर। तो फैक्टर वे सभी संख्याएं होती हैं जिनसे उस संख्या में भाग जाता है। फैक्टर वे संख्याएं होती हैं जिनसे उस संख्या में भाग जाता है। तो 12 के फैक्टर इतने हैं, इनसे सबसे 12 में भाग जाता है। 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से। तो आपको अभी दोस्तों अपवर्तक या फैक्टर और गुणज ये समझ में आ गए होंगे। अब इनमें मैं एक कॉमन बात बता दे रहा हूँ। 2 के गुणज ये हो गए, ये 4 के गुणज हो गए, ये 6 के गुणज हो गए। गुणज मल्टीपल या अपवर्त एक ही बात है दोस्तों। और इधर फैक्टर, अपवर्तक और भाजक या गुणक या गुणनखंड ये एक ही बात है। तो गुणज वो संख्याएं होती हैं जिनमें उस एक संख्या जो दी गई है उसका भाग जाता है। गुणज उनमें, उन संख्याओं में इस वाली संख्या जो दी गई उनका, इनमें इसका इन सभी संख्याओं में भाग जाएगा। और गुणनखंड क्या होते हैं? इन संख्याओं का इसमें भाग जाएगा। दोनों तरफ से समझ लीजिए, इन संख्याओं का इस संख्या में भाग जाएगा, तो ये इसके गुणनखंड होगा, ये इसके गुणनखंड होगा, ये जैसे इसके गुणनखंड होगा, ये इनका गुणनखंडों का भाग जाएगा, इसमें गुणनखंडों का भाग जाएगा। इसमें खंड तो मतलब वैसे ही कहते हैं छोटे छोटे, खंड का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे भाग, टुकड़े। तो ये खंड है, गुणनखंड है इसके ये, तो इनका सब में इसमें भाग चला जाएगा। एक एक से भाग देंगे तो सबका चला जाएगा। और गुणज ये बड़े संख्या है, इससे ये बड़ी संख्या है, तो इनमें इस संख्या का इन सब में भाग जाएगा। इस संख्या जो होती है
तो 2 के गुणज जितने भी होंगे उन गुणजों में सबका भाग जाएगा। 4 के गुणज जितने भी होंगे उनमें सब में 4 का भाग जाएगा। 6 के गुणज जितने भी होंगे उनमें 6 का भाग जाएगा। और गुणनखंड जो होंगे उनका अपनी मूल संख्या में भाग जाएगा। जैसे 1 8 का गुणनखंड है तो 8 में भाग जाएगा। 2 8 का गुणनखंड है तो 2 का भाग 8 में जाएगा। 4 8 का गुणनखंड है तो 4 का भाग 8 में जाएगा। 8 8 का गुणनखंड है तो इसका 8 में भाग जाएगा। ऐसे ही यहाँ 12 के ये गुणनखंड तो इन सब का भाग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक और बात, यहाँ से बहुत सारी बातें निकलेंगी। एक बात जो यहाँ सबसे पहले दिख रही है, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड कितना होता है? 1। या अपवर्तक का किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या है? 1। 1 का भाग जा रहा है। और सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वो संख्या होती है। इससे बड़ा गुणनखंड तो 8 का नहीं हो सकता ना, जिसका 8 में भाग जाए, नहीं हो सकती। तो सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है, या अपवर्तक का, या फैक्टर का, या भाजक का, या गुणक का है। और सबसे बड़ा होता है 8। सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा वह स्वयं संख्या होती है। यहाँ तो 8 है तो 8। 12 में भी देख लीजिए, सबसे छोटा गुणनखंड इसका क्या है? 1। 1 का तो सभी का गुणनखंड होता है। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है? 1। और सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वह स्वयं संख्या। चाहे कितनी बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 104 ले ली, तो 104 का पहला गुणनखंड तो 1 ही होगा। दूसरा 2 भी होगा, क्योंकि 52 दूनी 104 होता है। 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा। 26 चौक 104 होता है तो 4 हो जाएगा। और आखिरी तक जाएंगे इसके गुणनखंड छांटते हुए, तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा इसका? 104 होगा दोस्तों। तो मतलब सबसे छोटा गुणनखंड किसी भी संख्या का क्या होता है? 1 होता है। और सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है? स्वयं संख्या होती है। इनको बातों को मैं बाद में लिखा दूंगा। ऐसी जो 2 बातें यहाँ देखिए, 2 बातें यहाँ देख लीजिए। गुणज में सबसे छोटा गुणज क्या होता है? स्वयं संख्या। सबसे छोटा गुणज क्या होता है? स्वयं संख्या। जैसे 6 का गुणज क्या है सबसे छोटा? 6। 4 का गुणज क्या है? 4, क्योंकि 4 का एक बार गुणा, जैसे 4 का गुणा 1 में पहली बार किएंगे तो 4 ही आएगा। ऐसे 6 का गुणा 1 में पहला गुणज क्या होगा? 1 में गुणा करने पर 6 एकम 6 होगा। 2 का गुणक क्या होगा? पहला गुणज 2 एकम 2 होगा। तो यहाँ से स्पष्ट होगा कि किसी भी संख्या का सबसे पहला या सबसे छोटा गुणज क्या होता है, या गुणज का, या अपवर्त्य का, या मल्टीपल क्या है, तो क्या होता है? वो स्वयं संख्या होती है। और सबसे बड़ा गुणज कितना होगा दोस्तों? निकालना असंभव नहीं, क्योंकि ये संख्या तो अनंत तक जा सकती है। तो सबसे बड़ा गुणज किसी भी संख्या का निकालना संभव नहीं है, क्योंकि ये 18 है। मान लीजिए हम तो 20 कर देंगे। कोई कहे 1,75,000 कुछ भी, कोई कह दे 10 अंक लिख लिया, 10 अंक संख्या लिख ली, 10 अंक। हम तो कह रहे हैं 10 अंक के बाद एक और बढ़ा के गुणा कर दीजिए, तो एक और नया उसका गुणज मिल जाएगा। तो इसलिए किसी भी संख्या का गुणज सबसे छोटा या सबसे पहला गुणज स्वयं वो संख्या होती है। वो संख्या इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहला गुणज किससे प्राप्त होता है? 1 का गुणा करने से। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो ये इसका गुणज हो गया। ऐसे 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 हो गया। तो पहला गुणज होती है वो स्वयं संख्या, और सबसे बड़ा गुणज निकालना इसका संभव नहीं। किसी भी संख्या का गुणज निकालना, सबसे बड़ा वाला गुणज निकालना संभव नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आई होगी। अब इसको मिटा के इनके सभी के नियमों को बारी बारी से लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जो खास बातें थी, 4 बातें हम लिख लेते हैं यहाँ। ये एलसीएम के बारे में लिखेंगे या एचसीएफ के बारे में। एलसीएम के बारे में हमने देखा था, सबसे छोटा अपवर्त्य या इसी को क्या कहते हैं? गुणज क्या होता है? स्वयं संख्या होती है, तुलना के रूप में लिखेंगे। और एचसीएफ में सबसे छोटा या अपवर्तक कहा जाता है, अपवर्तक, या फिर क्या कहेंगे? फैक्टर, या फिर गुणनखंड। एचसीएफ में क्या होता है? 1 होता है। एग्जाम्पल भी था ना, 4 के लिए क्या था? 1। जैसे 8 के लिए बनाया था, 1 था, 2 था, 4 था, फिर 8 था। तो सबसे छोटा कौन सा था दोस्तों? 1। ऐसे ही यहाँ 4 के लिए बनाए थे तो 4 के क्या था? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ऐसे थे ना 2। तो सबसे पहला अपवर्तक या अपवर्त या गुणज का है तो स्वयं वो संख्या होती है। तो संख्या 4 के लिए क्या था? पहला 4 था। दूसरा, सबसे बड़ा गुणज कोई अपवर्त्य, मैं बार बार अपवर्त्य नहीं लिखूंगा, आप समझ लेना। गुणज मतलब अपवर्त्य, गुणज
निकालना संभव नहीं है। ये दोस्तों कहीं आपको पूछी जा सकती है ऐसी बात है, इसलिए मैं ये बेसिक भी लिखाई दे रहा हूँ, संभव नहीं है। ठीक, और इसमें सबसे बड़ा अपवर्तक या फैक्टर कहें तो कितना होता है दोस्तों? स्वयं संख्या होती है। सबसे बड़ा अपवर्तक या फैक्टर या गुणनखंड स्वयं संख्या होती है। कैसे? 8 के अपवर्तक क्या थे? 1 2 4 और 8, तो सबसे बड़ा 8 ही है इसका अपवर्तक। 8 से बड़ी तो कोई संख्या हो नहीं सकती दोस्तों, तो सबसे बड़ा कौन होगा? वही स्वयं संख्या होगी। नंबर 3, अपवर्त्यों की संख्या। अपवर्त्यों की संख्या दोस्तों निकाल सकते हैं? नहीं, अनंत तक होती है संख्या, अनंत होती है। कैसे? ये अपवर्तक 16, इसके बाद भी एक ले सकते हैं, इसके बाद आगे एक अगली संख्या से गुणा करते जाए तो अगला अपवर्त्य मिलता जाएगा, गुणज मिलता जाएगा। तो इसलिए अपवर्त्यों की संख्या कितनी होती है? अनंत। और इसमें अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है, देखिए 8 के अपवर्तक यही तो 4 हो सकते हैं बस, 1 2 4 और 8, या मान लीजिए 12 भी लिख लिए जाए तो 12 के क्या होंगे? 1 2 3 4 6 और 12, इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो 3 पॉइंट ये हो गए, अपवर्त्यों की संख्या अनंत होती है, इसमें अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। एचसीएफ के लिए पढ़ते हैं तो अपवर्तक शब्द यूज करते हैं दोस्तों, अपवर्तक होता है, और एलसीएम में क्या होता है? अपवर्ती होता है। अगला चौथा, अब देखिए दोस्तों, जो अपवर्त्य है वो संख्या, सबसे पहला तो अपवर्त्य वो स्वयं होती है संख्या 4, और सबसे बड़ा कितना होता है? कोई निश्चित नहीं है। तो अपवर्त्य जो होता है संख्या के बराबर या संख्या से बड़ा होता है, यहाँ अपवर्तक में बात की जाए दोस्तों तो अपवर्तक या तो संख्या से छोटा और या संख्या के बराबर। संख्या से छोटा देखो 1 2 4 और या फिर 8 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक हमेशा संख्या से छोटा या संख्या के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, ये 4 बातें हैं जो एलसीएम और एचसीएम में आपको खास तौर से याद रखनी है। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, तो इसमें सबसे छोटा अपवर्त्य या गुणज कहें तो स्वयं संख्या होती है। जैसे 4 के अपवर्त्य 4 8 12 16 ये होते हैं, तो सबसे छोटा कौन सा होता है? सबसे संख्या। और इसमें सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है? 1 होता है। कोई अपवर्तक कहें या गुणनखंड कहें तो 8 का गुणनखंड पहला कौन क्या होगा? 1, 1 का ही भाग जाता है 8 में। सबसे बड़ा गुणन निकालना संभव नहीं, क्योंकि अगर 16 है तो 16 के बाद भी अगली संख्या से गुणा कर देंगे तो हम अगला आ जाएगा। 4 में अगली संख्या 4 के गुणा किए तो 16 आ गया, 5 का कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ऐसे अगली कोई भी कहे इतना बड़ा अपवर्त्य इसका ये है, तो उससे भी एक अगली संख्या से गुणा कर देंगे हम, तो वो अगला अपवर्त्य हो जाए, तो इसका गुणन निकालना, सबसे बड़ा निकालना संभव नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं संख्या होती है, 12 से आगे तो कोई इसका गुणनखंड 12 हो नहीं सकता, ऐसे 8 का गुणनखंड 8 से आगे तो कोई हो नहीं सकता। अब तीसरा, अपवर्त्यों की संख्या अनंत होती है। अपवर्त्यों की संख्या अनंत क्यों होती है? क्योंकि ये है, इसके आगे अगली संख्या से गुणा कर दें तो और अगला आ जाएगा, अगली से कर दें तो और अगला आ जाएगा, इसलिए इसकी संख्या अनंत होती है। और अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। ये इसलिए निश्चित होती है क्योंकि अधिकतम अपवर्त्य वो स्वयं संख्या होती है, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो इससे नीचे की छोटी संख्याएं उन सबको मिलाकर टोटल इतने अपवर्त्य हो सकते हैं। चौथा, अपवर्त्यों की संख्या के बराबर या संख्या से बड़ा होता है। अपवर्त्य जो होता है, कोई भी संख्या है, जैसे 4 का अपवर्त्य या तो संख्या के बराबर होगा 4, या इससे हमेशा बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि वो गुणज होता है। तो 4 में 1 का गुणा करेंगे तब भी 4 आएगा, 1 से छोटी संख्या से तो गुणा कर नहीं सकते। तो अब 2 का गुणा किया तो 8 आ गया, 3 का 12, तो हमेशा इससे बड़ा आएगा या इसके बराबर आएगा स्वयं। जबकि अपवर्तक में
हमेशा संख्या से छोटा या संख्या के बराबर। संख्या से छोटा जैसे 8 है तो 8 से छोटे ही है इसके जितने भी गुणनखंड हैं, ये 4 है, 2 है और 1 है। 8 से बड़े तो है नहीं, ये कोई छोटे हैं। ऐसे 12 के गुणनखंडों में 12 का ये 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1, तो स्वयं संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, या तो संख्या स्वयं होगी संख्या के बराबर या फिर संख्या से छोटा होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बेसिक क्लास ये आपको समझ में आई होंगी। इसमें डिफरेंस भी मैंने बता दिया क्या क्या है एलसीएम और क्या क्या एचसीएफ। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब तो एलसीएम को लिस्ट लिखा, यही ऊपर फिर से क्या लिखने की जरूरत है। कोई संख्या है मान लीजिए, परिभाषा देख लीजिए पहले एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए तो छोटी से छोटी संख्या को एलसीएम कहते हैं। या फिर ऐसा कहें कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए तो उसे छोटी से छोटी संख्या को एलसीएम कहते हैं। या एलसीएम क्या होता है, वो ऐसी छोटी से छोटी संख्या को एलसीएम कहते हैं जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाए। मान लीजिए अभी केवल हल्का सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है। अब 4, 6, 8 कोई ऐसी संख्या देखिए, अभी मैं विस्तार से कराऊंगा इससे अगली क्लास, अभी बेसिक में परिभाषा के रूप में दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए कौन सी संख्या हो सकती है, 24। अभी आपको समझ में आ जाएगा 24 कैसे है। 4 का भाग भी 24 में जाता है, 4 छंगे 24, 6 का भाग भी जाता है, 6 चौके 24, 8 का भाग भी जाता है, 8 3 24, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 24। 24 से आगे भी और बड़ी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या 24 ही है जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। तो अभी इतना समझ लीजिए कि इन 24 छोटी संख्या, इन तीनों के लिए सबसे छोटी संख्या 24 ही है। छोटी से छोटी इसलिए इन सबसे जो संख्या नहीं, इनसे हमेशा बड़ी आएगी संख्या यहाँ, लेकिन इनके एलसीएम के रूप में ये सबसे छोटी संख्या होगी। इससे छोटी संख्या कोई 24 से छोटी नहीं हो सकती जिसमें इन तीनों का भाग जाए, जिसमें तीनों का भाग जाए। तो 24 से आगे और बड़ी हो सकती है, 24 का पारा पड़ जाए तो सबसे बड़ी संख्या मिलती ही जाएंगी, लेकिन 24 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती कि जिसमें 4 का, 6 का और 8 का तीनों का अलग अलग भाग चला जाए। इसीलिए इसको कहा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, इनसे छोटी नहीं, इनसे तो हमेशा बड़ी होगी। एलसीएम निकालेंगे तो इनसे हमेशा वो संख्या बड़ी आएगी, लेकिन आगे और ऐसी कई संख्याएं हो सकती हैं जिनमें इनका भाग जाएगा, इससे छोटी नहीं हो सकती जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। इसलिए इसको कहा जाता है सबसे छोटी या छोटी से छोटी। 24 से छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती जिसमें इन तीनों का सेपरेट रूप से अलग अलग भाग चला जाए, वो सबसे छोटी संख्या 24 ही है, इसलिए कहा जाता है छोटी से छोटी संख्या। ठीक है दोस्तों, एक और उदाहरण देख लीजिए, 8, 12 और 16, ये 3 संख्या लिखी हुई। इनके लिए छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 16 3 48, ठीक 48 होगी दोस्तों। कितनी होगी, 48। अब 48 से छोटी कोई संख्या ऐसी नहीं हो सकती जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। 48 से बड़ी और कितनी भी संख्या हो सकती हैं जिनमें इन तीनों का भाग जाए, 48 से छोटी नहीं होगी। सबसे छोटी संख्या 48 ही है जिनमें इन तीनों का भाग अलग अलग रूप से चला जाए। तो 8 का जाएगा 6 बार में 8 छंग 48, 12 का जाएगा 4 में 12 चौक 48, 16 का जाएगा 3 बार में 16 3 48। ये निकालना मैं अभी सिखाऊंगा आगे अगली क्लास में, अभी आज बेसिक इनकी परिभाषाओं को समझ रहे हैं, अगली क्लास में हम इनको बिल्कुल डिटेल से और करते हुए चलेंगे और समझेंगे। तो 8, 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। ये बात फिर से देख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए तो उस छोटी से छोटी संख्या को एलसीएम कहते हैं। तो 8, 12 और 16 इनके लिए छोटी से छोटी संख्या 48 है। 48 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग अलग अलग रूप से जा सके,
कोई भी संख्या ऐसी नहीं है। तो वो छोटी से छोटी अंक 48 है, ये मत समझने लगना आप कि इनमें छोटी छोटी कह रहे हैं तो छोटी इससे छोटी तो है नहीं, इनमें छोटी से छोटी नहीं, उन संख्याओं की एक संख्या की श्रेणी में ये छोटी छोटी संख्या होगी 48, जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। 48 से और बड़ी संख्या हो सकती है, 48 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं हो सकती इसमें इन तीनों का भाग सेपरेट रूप से पूरा पूरा चला जाए। तो ये आपको एलसीएम समझ में आ गई होगी परिभाषा। अब देखिए दोस्तों एचसीएफ की परिभाषा। HCF इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें दोस्तों ये क्या तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए तो उस बड़ी से बड़ी संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या को दी गई सभी संख्याओं का HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, कहते हैं। देखिए दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए तो उस बड़ी से बड़ी संख्या को दी गई सभी संख्याओं को HCF कहते हैं। कैसे? मान लीजिए 2-3 संख्याएं दी जाएंगी, जैसे वहां दी जा रही थी वैसे यहाँ दी जाएंगी। जैसे मान लीजिए 4, 8 और 12, मान लीजिए 4, 8, 12, कुछ और ले लीजिए 14 ले लीजिए, ये संख्याएं हैं। अब यहाँ बात की जा रही है दोस्तों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसका इन तीनों में भाग जाए, जिसका इन दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। दी गई संख्याएं दोस्तों ये हैं 4, 8, 12। तो जो संख्या इनमें भाग देंगे तो वो संख्या इनसे तो छोटी होगी ना, या तो इनमें से किसी छोटी संख्या के बराबर हो जाएगी या फिर इन तीनों में से तो छोटी होगी ना, किसी एक संख्या छोटी वाली संख्या के बराबर हो सकती है, बाकी बड़ी संख्याओं में तो छोटी होगी, तभी तो भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या लेकिन निकलती है इनसे सबसे छोटी संख्या, या तो इनमें सबसे छोटी संख्या के बराबर निकलती है या इनसे सबसे ही छोटी संख्या निकलती है। उसको बड़ी से बड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे बड़ी संख्या और कोई नहीं हो सकती जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। तो कैसे? अब इनके फैक्टर किए जाते हैं, मैं अगली क्लास में बताऊंगा फैक्टर। 4 में ऐसी संख्या दीजिए जिसका 4 में भी भाग जाता हो, 2 का जाता है, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2। 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। 14 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 7। तो अब देखिए दोस्तों ऐसी संख्या 2 को तो सब में हो, 2 है यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। 2 ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, तो इसका मतलब 2 का भाग इनमें सब में चला जाएगा। 2 का भाग सब में चला जाएगा। देखना 4 में 2 दूनी 4 चला जाएगा, 8 में 2 चौके 8 चला जाएगा, 14 में 2 सत्ते 14 चला जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा, इसमें 4 बार जाएगा, इसमें 7 बार में जाएगा। 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या हो सकती है दोस्तों कि इसके तीनों बार जाएगा? देखो 2 से बड़ी 3 होती है, 3 का भाग इनमें से किसी में भी नहीं जा रहा। 4 होती है, 4 का भाग इसमें तो चला जाएगा, इसमें भी चले, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। 5 का ना इसमें जाएगा ना इसमें, ना इसमें जाएगा। 6 का ना इसमें जाएगा ना इसमें, ना इसमें। 7 का ना इसमें जाएगा ना इसमें, बस इसमें जाएगा। 8 का इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा। ऐसी कोई संख्या हो नहीं सकती दोस्तों, 2 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती कि जिसका इन तीनों में भागा जाए, इसलिए कहा जाता है इसको बड़ी से बड़ी संख्या। वो बड़ी से बड़ी संख्या 2 ही है जिसका इन तीनों में भाग जा रहा है। जो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वो 2 है, इससे इन तीनों में भाग जा रहा है। 2 से बड़ी कोई संख्या मैंने आप चेक करके बता दी। 8 का इसमें नहीं जाएगा, 9 का चेक कर, 9 का ना इसमें जाएगा ना इसमें, ना इसमें। 10 का ना इसमें जाएगा ना इसमें, ना इसमें। 11 का ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें। 12 का ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें। 13 का ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें। 14 का ना इसमें, ना इसमें, केवल इसमें जाएगा। और संख्या कैसी होनी चाहिए? वो
सब में भाग जाए, तो सब में भाग जाने वाली वो संख्या 2 ही है सबसे बड़ी, 2 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसका इन तीनों में भाग जाता हो। इसलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या जिसका जिसका इन तीनों में या जितनी भी संख्या 4 दी गई हो, 2 दी गई हो, उन सब में भाग जाता हो, उस संख्या को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट मतलब बड़ी, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कौन सी? 2। 2 से बड़ी तो इनके कॉमन फैक्टर में कोई है नहीं, और कॉमन मतलब सभी में हो, तो सभी में यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। फैक्टर मतलब गुणनखंड, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का समझ में आ गया होगा, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। हाईएस्ट मतलब 2। 2 से बड़ी तो कोई और संख्या इसमें है नहीं जो सभी में कॉमन हो, वो कॉमन तीनों में। फैक्टर मतलब गुणनखंड, तो 2 2 2 यहाँ तीनों जगह मिल रही है, तो इसीलिए इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, जो कि 2 है। कोई और संख्या होती तो उनके लिए कोई और हो सकती थी। मान लीजिए 4 6 और 16 के लिए देख लीजिए, 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2 हो जाएंगे, 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 हो जाएंगे, इसके गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएंगे। अब देखिए दोस्त, यहाँ भी वही कंडीशन बन गई, एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में हो, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। अगला देखें 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, अब यहाँ तो है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो केवल 2 ही संख्या यहाँ भी मिल रही है दोस्तों। तो 4 6 और 16 का भी HCF कितना हो रहा है? 2 ही हो रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अधिकतम 2 ही मिल रहा है, जो यहाँ 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 तीनों जगह, बाकी 3 है तो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, सभी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सभी में होना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये मैंने बेसिक, अभी केवल परिभाषाओं को मैंने समझाया है। इस क्लास जो आज आपकी बेसिक क्लास थी, इसमें केवल मैंने HCF और LCM की परिभाषा को समझाया, इनके अर्थ और शब्दों को समझाया है कि HCF का मतलब क्या होता है, LCM का मतलब क्या होता है। तो आप बने रहें इस क्लास में। इससे जस्ट अगली वाली क्लास में आपको बिल्कुल डिटेल से एक एक संख्याओं का और बारीकी से अर्थ बताते हुए, सवाल कराते हुए आपको क्लास आगे बढ़ाई जाएगी। तब तक आप इस क्लास को देखिए और आनंद लीजिए, और उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत समझ में आएगी, और इस सीरीज में अपन आगे बढ़ते जाएंगे और एक टॉपिक वाइज आगे बढ़ते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और बनाते रहिए अपनी गणित को मजबूत, और दोस्तों के गणित को भी मजबूत कराते रहिए, और आपके जो भी सुझाव होंगे कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।